हम विश्व गुरु अपने को मानते हैं और हैं भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो हम लोगों को एक बार फिर से वही लाना है कि हम लोग एक हैं। एक परिवार में आपको हो सकता है कि जो पिता है वो हिंदू है, माँ मुसलमान है, बहू क्रिश्चियन है और जो बेटी है उसकी शादी की रिश्तेदार से। सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते। देखिए, सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते, हिंद जाग उठे तो सारे जहां के वास्ते। पहले हमारा टू फ्रंट जो होता था वो चाइना पाकिस्तान था, आज चाइना पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आपकी जो हेरिटेज पे जो 150 साल में अंग्रेजों ने हमला किया, जुल्म किया, हमला किया साहब, आपके अंदर से वो हटा दिया, आपका पहनावा बदल दिया, आपकी भाषा बदल दी। अगर आप इतिहास में देखें तो वहां पे भी ये बटाव था। तो ये एक पैन इंडिया एक आइडेंटिटी बनाने की जरूरत है। आज किसी से पूछिए, वो कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार, आत्मा की आवाज के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक नायाब शख्सियत है, जिन्होंने 40 सालों तक भारतीय सेना में काम किया, कमीशन अधिकारी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे और रिटायर होने के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। क्योंकि कहते हैं ना, बड़ी वो आत्मा जो रोए बिना तन से निकलती है, बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। मिलिए मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी जी से। जनरल साहब, बहुत स्वागत आपका आत्मा की आवाज में। 26 जनवरी, पहला विचार क्या आता है आपके मन में? देखिए, 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जो हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को लागू किया। और वो एक संविधान ऐसा दुनिया का हालांकि सबसे लंबा संविधान है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 75 साल में भारतवर्ष एक ऐसा देश इस दुनिया के इस कोने में है जहाँ की जितने भी उस वक्त आज़ाद हुए देश, वो सब अपने संविधान को ख़त्म करते थे। पाकिस्तान 1956 में संविधान आया, ख़त्म हो गया। 1976 में फिर संविधान आया, उसको भी वो ख़त्म कर दिया। वो क्या कर दिया क्या पता नहीं चलता है। बांग्लादेश बना, बांग्लादेश में भी वही हुआ। चीन 1949 में हुआ, कोई संविधान नहीं, वो तो ऑटोक्रेटिक रीजन है। इंडोनेशिया सेम चीज़। तो ये चीज़ एक हमारे लोगों के जो एक गणतंत्र बना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है हमारी जर्नी में। भारतवर्ष की जो एक जिसको कहा जाए कि हेरिटेज वाली जर्नी है, जो हमारी एक जर्नी है पिछले 5000 साल या 15000 साल, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा लैंडमार्क लेते हो, तो उसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज हमको बनाता है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि भारतीयों के लिए यही एक मुफीद था, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी विचार वैभिन्न हैं, इतनी जातियां हैं अलग अलग, इतने धर्म हैं अलग अलग, इतनी इथनिसिटी है, इतनी भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत सालती है जब मैं सोचता हूँ एक सजग नागरिक के रूप में भारत देश के, कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, हमारे देश में जनतंत्र आया, लोकतंत्र आया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन वो लोकतंत्र जो वास्तव में लोकतंत्र था, वो कहीं ना कहीं जातियों में, धर्मों में बट गया और वोट की कीमत हम पहचान नहीं पाए और अपना वोट बेचने लगे। तो जो लोकतंत्र सचमुच होना चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आज़ादी थोड़ा जल्दी मिली, या आज़ादी हमें तश्तरी में रख कर दे दी गई और हमारे लोग उसके लिए तैयार नहीं थे? देखिए, जरा थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखने की आवश्यकता है। हम विश्व गुरु अपने को मानते हैं और हैं भी, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन एक हमारा एक बहुत डूबियस डिस्टिंक्शन भी है। ये दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश है जो 850 साल गुलाम रहा, क्योंकि हम तब भी बटे हुए थे। अगर आप इतिहास में देखें तो वहां पे भी ये बटाव था। तो ये एक पैन इंडिया एक आइडेंटिटी बनाने की जरूरत है। आज किसी से पूछिए, वो कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ। एक, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, मैं मराठी बोलने वाला हूँ। दो, तीसरा ये
कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। ऐसे डिविजन्स बहुत सारे हैं, लेकिन इस सब में एक जो आइडेंटिटी बनाने की आवश्यकता है वो है कि हम एक भारतीय हैं। जी और देखिए, ये हमारे यहाँ विष्णु पुराण में है कि उत्तर में समुद्र, हिमालय, दक्षिण में समुद्र, बीच में जो है वो भारतीय हैं, और हम सब भारतवर्ष, हम भारतीय हैं। तो हम क्यों नहीं इस पे जो काम करने की आवश्यकता थी आज़ादी के बाद, और मोर सो 1950 के बाद, वो बहुत ज़रूरी था कि ये एक जज्बा लाया जाए कि हम सब भारतीय हैं। हाँ, जो एक चीज मिसिंग है, जो कहीं मुझे मिसिंग लगती है कि हमारे देश के नागरिकों में, और जो राष्ट्रीयता की भावना है, देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, यानी कि वो बहुत छोटी छोटी चीजों में रिफ्लेक्ट होता है। आप सड़क पर चल रहे हैं और लगातार अगर आप देख रहे हैं कि आगे ट्रैफिक लाइट रेड है, तो आप अगर हॉर्न पर आपने हाथ रखा हुआ है, तो ये अच्छी सिटीजनशिप की निशानी नहीं है। अगर आपने कुछ भी कहीं पर खाया और कार में शीशा नीचे कर रैपर बाहर फेंक दिया, तो ये अच्छी सिटीजनशिप की निशानी नहीं है। तो वो जो भावना है यहाँ के लोगों में, और 26 जनवरी 15 अगस्त को नारे हम पुरजोर लगाते हैं, चौराहों पर राष्ट्रीय ध्वज खरीद लेते हैं, गाड़ी पर लगा लेते हैं, लेकिन हम ये याद नहीं रख पाते कि ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, ये हमारा जनपद है, ये हमारा मोहल्ला है, ये हमारी सड़क है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेवारी है। मैं ये आपको कैसे आएगा? बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। जी बहुत साल पहले मुझे एक बार मौका मिला कि एक पेट्रोलिंग करने के लिए हम लोग असम में थे, वहाँ से हम भूटान में गए। तो भूटान में हम गए तो एक जगह थक गए, पहाड़ चढ़ते चढ़ते बैठ गए। तो वहाँ पे कुछ बच्चे आके सामने खड़े हो गए, जैसे यहाँ पे भी हो जाते हैं। वो हम लोग बड़े गौर से देखने लगे। तो हमारे सूबेदार साहब ने कहा, अरे बच्चों जाओ जाओ यहाँ से। उस 5-6 साल के बच्चे ने जो बोला, आज 50 साल बाद मेरे दिमाग में जमा हुआ है। उसने कहा, अरे हमारे देश में आके हमको जाने को कह रहा। आप देखिए, उसी का एक ऑपोजिट है जो फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेप्री एंड मेरी कॉलिंस की किताब है। उसमें ये जिक्र है कि हम लोग गए बिरला भवन, और वहाँ पे नाथुराम गोडसे के भाई वो हमको एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से प्लानिंग हुई। ऐसे देखते 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 वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए। इसे जैसे लोग जमा होते जा रहे थे, हम लोगों का डर बढ़ता जा रहा था कि अगर इन लोगों ने एक एक कंकड़ भी उठा के हमको मारा तो हम मर जाएंगे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो जब तक, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे अंदर एक गर्व आना चाहिए। और वो गर्व कहाँ से आएगा? कि अगर हम अपनी हेरिटेज को जानेंगे जी। और आपकी जो हेरिटेज पे जो 150 साल में अंग्रेजों ने हमला किया, जुल्म किया, हमला किया साहब, आपके अंदर से वो हटा दिया, आपका पहनावा बदल दिया, आपकी भाषा बदल दी, आपका अपने प्रति जो एक सेल्फ प्राइड होता है वो खत्म कर दिया। तो हम लोगों को ये समझने लगे कि हम तो बहुत कमजोर कौम है। तो ये जब तक नहीं बदलेगा, हीन भावना, जब तक अंग्रेजी नहीं बोलेंगे मुंह को दबाकर, है ना, जब तक इस तरह का पहनावा नहीं पहनेंगे जो बहुत शानदार। आप देखिए, आज भी देखिए कि वो जो कोई, आप सड़क पे चल रहे हो और गाड़ी में बैठे हो, तो अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला उसको आप दे दोगे, और कोई वो चाहे किसान आ रहा हो तो उससे कहोगे भाई यहाँ जगह नहीं है। तो हमें समझने की बात यह है मित्रों, ये हमारा देश है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये दोबारा विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब तक हमें फंडामेंटल राइट्स की बात तो हम करते हैं, जब तक हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम सचमुच गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस यूं ही मनाते रहेंगे, उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं, जो कि मतलब जिसको कहा जाए कि डाउन ट्रॉडन से कैसे एक साथ हुआ जा सकता है। मैं अंडमान में पोस्टेड हुआ, अंडमान निकोबार काउंटी में चीफ ऑफ स्टाफ था वहाँ पे। तो वहाँ मैंने एक चीज गौर की, बड़ी मजेदार, कि वहाँ एक परिवार में आपको हो सकता है कि जो पिता है वो हिंदू है, माँ मुसलमान है, बहू क्रिश्चियन है, और जो बेटी है उसकी शादी किसी सरदार से। ये तो लेह में भी है, ये अंडमान में भी है, लेह में भी। लेह में थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, वहाँ पे एक ही भाषा में आपको सारे बोर्ड मिलेंगे, सब लोग एक भाषा बोल रहे हैं। और वहाँ है पॉकेट से, जैसे फैरारगंज है, उसमें यूपी वाले और बिहार वाले ज्यादा हैं। आप हेडो में चले जाओगे तो वहाँ आपको तमिलियन मिल जाएंगे,
और टेलीगाइट्स मिल जाएंगे, आप थोड़े ईस्ट में नॉर्थ में जाओगे तो दिगली पूर्व बंगाली मिल जाएंगे, लेकिन सब एक भाषा बोलते हैं। तो जब तक हम लोग ये एक चीज नहीं लाएंगे कि एक भाषा और धर्म जो है, हमारी तो संस्कृति कहती है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि भाई हमारी तो जिसको कहा जाए कि हमारे यहाँ पारसी आए, आत्मसात हो गए, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस देश की प्रगति में, चाहे वो बिजनेस हो, उसके पहले शक हूँ कुषाण आए, वो सब यहाँ पे 2500 साल पहले सबको हमने कहा आओ स्वागत है तुम्हारा। जो ज्यूज थे वो आए, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, दुनिया भर से उनको डंडा पड़ा, लेकिन यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक संस्कृति थी जहाँ की एक टॉलरेंस थी कि लोगों को हम एक्सेप्ट करते थे। तो ये जो आज अमेरिका क्लेम करता है कि जी हम जो है हमारे यहाँ मेल्टिंग पॉट है, असली मेल्टिंग पॉट भारतवर्ष था। ठीक बात। तो यही हम लोगों को ये एक नई भावना पैदा करने की जरूरत है कि आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या भाषा बोलते हो, कौन सा धर्म जाति, जब तक आप भारतीय हो तो भारतीय हो। 26 जनवरी के संदर्भ में बात हम कर रहे हैं मेजर जनरल AK चतुर्वेदी साहब से, जो बंगाल सैपर्स में जिन्होंने भारतीय सेना में लंबे समय तक नौकरी की और लगभग 20 किताबें लिख चुके हैं। अच्छा, इतिहास में आपकी बहुत रुचि है, तो हमें बताएं आप ये जो हमारी भारतीयों की ये जो 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 सेल्फ रिस्पेक्ट कम करने वाली चीजें हैं, जो कुंठाग्रस्त हमें करने वाली तमाम वो मानसिक स्थिति हमारी बनाई गई, उसमें इतिहास लेखन का कितना हाथ रहा? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ मैं लखनऊ में बैठा हूँ ना, अब आप देखिए सलार मसूद आए, कितने लोग भारतवर्ष में जानते हैं कि बैटल ऑफ बहराइच में सलार मसूद को सुहेल देव ने ठोक दिया, उनका वहां पे कब्र है, नहीं मालूम है हम लोगों को। थोड़ा सा आगे बढ़िए, राजा पृथु ने अपना जो बख्तियार खिलजी को बैटल ऑफ कामरूप में ठोक दिया, नहीं जीत पाया उनसे। अहम राजा, हम कितने अहम राजा के नाम जानते हैं, हमें सब मुगलों के पता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, बड़े शहंशाह थे, और उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन क्या पृथु के बारे में हम जानते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या जो बैटल ऑफ सराय घाट, वहीं पे बाद में आलमगीर औरंगजेब गए थे उधर, बैटल ऑफ कामरूप में सराय घाट में लसित बरफुकान ने मुगलों को हराया, मिर्जा राजा जयसिंह गए, वो भी नहीं जीत सके उससे। क्या हम जानते हैं कि मार्तंड वर्मा ने किस तरीके से डच को मारा और जिससे कि वो यहाँ से छोड़ के ही चले गए भारतवर्ष। तो ये चीजें हम लोगों को सिखाने की जरूरत है। चाहे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जो थे पहले थे जिन्होंने पीपल्स वॉर कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन हम लोगों को तो नहीं पढ़ाया जाता कि बैटल ऑफ डेवर में किस तरह से उन्होंने मुगलों को हरा दिया। क्या शिवाजी जो कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर की हम बात करते हैं, वो क्या किसने सिखाया? आप देखिए गुरु गोविंद सिंह जी, जब हम बोलते हैं कि उन्होंने जिस तरह से जो राइचियसनेस के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने किस तरह से जो अकाल फौज बनाई, जिसमें कोई ये नहीं था कि कोई क्षत्रिय हो, सब कोई ट्रेडर है, कोई गुजराती है, इस तरह के लोग आए, उनको एक देश एक साथ मिला करके बनाया। तो आज एक नए गुरु गोविंद सिंह जी की, एक नए शिवाजी की जरूरत है कि जो हम सबको एक कर सके, और जिससे कि ठीक है आप तमिल बोलते हो, बड़ी अच्छी बात है, आप तेलुगु में बात करते हो, बड़ी अच्छी बात है, आप अंग्रेजी में बात करते हो, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है वो एक हमारे लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी और वो हम लोगों को याद है, जोश मलियावाली। उन्होंने कहा था सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते। देखिए, सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते, हिंद जाग उठे तो सारे जहां के वास्ते। क्या बात। दिस इज व्हाट हमारे विश्वदेव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो हम लोगों को एक बार फिर से वही लाना है कि हम लोग एक हैं, और ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मैसेज जो है ये रिपब्लिक के लिए है, क्योंकि हम लोगों क्या, तभी आपका जो 8 शेड्यूल में इतनी भाषाएं आ गई, क्योंकि सभी राष्ट्रभाषा है, आपने किसी को कम दिया। जो आज की तारीख में तमिल संगमम हो रहा है, तो वो भी तो वही उसका एक एक्सटेंशन है। या तिरुवल्लुवर की बात करते हो, या सुब्रमण्यम भारती की बात करते हो, या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हो, बंकिम चट्टोपाध्याय की बात, ये एक भारतवर्ष को एक करने वाली चीजें हैं। तो हम लोगों को इन पे काम करने की जरूरत है। क्या बात है। मुझे लगता है आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, आपकी अनुमति हो तो मैं शेयर करूं। बिल्कुल। गौरवशाली था अतीत और भविष्य भी महान है, अगर संभालें हम उसे
जो वर्तमान है, वर्तमान को अगर हमने संभाल लिया तो हमें 2047 में विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या कहते हैं आप? मैं मानता हूँ। और इसमें क्या है, ये पीपल्स मूवमेंट होना चाहिए। आप अगर अपने नेतृत्व को, पॉलिटिकल नेतृत्व को देखोगे तो वहां पे वो वोट बैंक की लड़ाई है, उनको आप छोड़ दीजिए, अपना वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। मेरा ख्याल है कि हम सब अगर मिल करके प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयास, वहीं पे। अभी मैं कल परसों बात कर रहा था जनरल डिबरी से, जो कि SDMA के चेयरमैन हैं, तो वो बता रहे थे, जो उन्होंने कुंभ के बारे में बताया, आप ये समझिए कि 15 से 20 लाख पॉपुलेशन होगी इलाहाबाद की, इतनी होगी। हाँ, 25 मान लें, 25 मान लीजिए। हाँ। एक दिन में 3.5 करोड़ आदमियों को मैनेज करना कितनी बड़ी बात है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमारी जो महानता है। एक बार मैं 82 में इंग्लैंड में था, एक रोइंग इवेंट के लिए गया। आप तो रोइंग के वर्ल्ड लेवल पे खिलाड़ी रहे आप। तो वहां पे जब मैं गया तो हेले एक टूर्नामेंट होता है, उसके लिए मैं गया था। तो वहां पे मैं एक टाइम्स के रिपोर्टर से मिला, जो उसने बोला, 82 की बात है, तो आज भी मेरे दिमाग में, इसने साहब आप लोग अपनी कीमत खुद नहीं जानते हो। इसे 1950 से हम कोशिश कर रहे हैं EU बनाने की। हमारा धार्मिक है, हमारा एथनिक स्टॉक एक है, लेकिन आज तक हम सफलता नहीं मिली है। और आप जो है मैनेज कर रहे हो इतनी भाषाएं, इतनी इथनिसिटी, इतने धर्म, एंड येट यू आर टुगेदर। और आपने तब तक 3 मेजर लड़ाइयां लड़ चुके हो, और तीनों में आपको सफलता मिली है। चाहे इस 47 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, ठीक है, 62 हमारा एक, वो कहीं कभी और बात उसके बारे में की जा सकती है, लेकिन 3 लड़ाइयां। और उसमें देखिए, मुझे याद है कि 65 की लड़ाई के टाइम में अकालियों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारी सबकी, जो तब मास्टर तारा सिंह थे, कि बाद में होगा, लेकिन आज भारतवर्ष को हमारी जरूरत है। एक आपको देखिए, छोटे जो लोगों की हम बताते हैं, एक जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा थे, जो 75, जी जी बिल्कुल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि 65 की लड़ाई में हम लोग जा रहे थे, वो पठानकोट जा रहे थे, पठानकोट से जम्मू जा रहे थे। इसे सडनली कुछ महिलाएं आई, उन्होंने हमारी रास्ता रोक लिया। तो हमें लगा कि शायद इनको कोई, वहां पे नंदनी है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो हमको लगा कि शायद इनको कोई परेशानी है। वो सब आगे अपना कुछ झोली पकड़े हुए थी, तो हमें लगा कि ये वहां से भागने के चक्कर में है। तो मैं गाड़ी से उतरा, उन्होंने लिखा, मैं उनसे बात की, तो उन सब ने अपनी झोली खोली, उसमें गहने थे। उन्होंने कहा आप ये ले जाइए, आप देश के लिए कर रहे हो, ले जाइए। क्या बात। तो ये भारतीय, ये भारत है। इस भारत को हमें जो है एनकरेज करने की जरूरत है, जो नॉर्मल भारतीय है उसको करने की जरूरत है। बाकी जो वोट बैंक चलता है वो तो चलता है, उसको हम, उसके बारे में ना मेरा कोई कमेंट है, ना मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हमारा अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए, हमारा एक दूसरे के लिए एक एम्पैथी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए हैं, और तब हम भारतीय हो सकते हैं। अच्छा, अभी ISI के चीफ जो हैं वो बांग्लादेश गए थे। हाँ, तो भारत को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है? बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पहले हमारा 2 फ्रंट जो होता था वो चाइना पाकिस्तान था, आज चाइना पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश से ये, अब मुझे अगले 10 साल में उम्मीद नहीं है कि वो हमारे ऊपर अटैक करके हमारे साथ कुछ कर सकते हैं। उनकी फौज की इतनी बुक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास चाइनीज इक्विपमेंट है, जो कि मतलब कोई उसकी कोई खास दम नहीं है। लेकिन वो आपके यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक तो इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, आपका डेमोग्राफिक चेंजेस हो सकते हैं, आपके यहाँ जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं, जो इंटरनल, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। और आप जानते हो कि ये तो इतना पॉपुलेशन रेशियो इज बीइंग व्हाट इट इज, एक कोई हुआ, अगर हम लोगों ने सचेत नहीं रहे, तो इट में रिजल्ट इनटू मेजर कम्युनल इश्यूज। तो इसलिए ये चीजें बांग्लादेश से आपके यहाँ हो सकती हैं। दूसरा, आपके जो नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट्स हैं, जो शेख हसीना के टाइम में सबको उसने या तो बंद कर दिया था, आपने देखा होगा, अभी परेश बरुआ को उन्होंने माफी दे दी, परेश बरुआ को माफी दे दी है बांग्लादेश ने। तो ये होगा कि ये लोग जो है ये निकलेंगे, लेकिन आप ये चीज याद रखिए कि इस देश के साथ एक है जिसको हम भगवान बोलते हैं, अगर उनके साथ होंगे तो आराकान भी हो गया, उन्हीं के साथ हो गया कि 15 जो जिले हैं उन्होंने एक अपना ही देश बनाने के चक्कर में आ गए हैं, तो वो बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाएगा। तो बांग्लादेश है इशू, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि देश अभी भी बन रहा है। ये
जिसको कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एंटिटी बन गई है, ये जिसको कहते हैं ड्यूजोर है, डिफैक्टो हमको एक साथ तब होंगे जब हम लोग हर कोई इंस्टेड ऑफ बंगाली, पंजाबी, मराठी के बजाय वो कहेगा मैं भारतीय पहले हूँ। जी बिल्कुल। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बोला था, जब बाला साहब ने उसको बोला नहीं, वो या अन्ना हजारे ने बोला कि पहले मैं इंडियन हूँ, आप कुछ भी बोलते रहो। लता मंगेशकर को करते रहो, कुछ नहीं सुना उन्होंने। तो जब तक हिंदुस्तान में ऐसे लोग जिंदा हैं, ऐसे लोग हैं मौजूद, इस देश का भविष्य उज्जवल है। जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि नेशनलिस्ट हमें होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम हमारे मन में ये विचार होना चाहिए, तो तथाकथित जो एक वर्ग है बुद्धिजीवियों का, जो अब लगभग हाशिए पर चले गए हैं, तो वो कहीं और जोड़ने लगते हैं उसको। वो रहेगा। देखिए ऐसा है ना, दो तीन अलग अलग जिसको कहा जाए पॉलिटिकल थॉट है। एक अगर इस्लामिक थॉट को बोले तो वहां पे एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि वो उसमें दुनिया का वो एक है, ISIS वो उसी की बेसिस पे है। तो वो तो कहते नहीं कि भाई ये सॉवरेंटी की तो बात ही नहीं करते, तो वेस्टफालिया कॉन्सेप्ट है 1648, वो तो इसको मानते नहीं है। दूसरा कम्युनिस्ट, ओके दुनिया के एक हैं, तो वो जो है वो कम्युनिज्म का एक थॉट है। अच्छा, दूसरा ये जो ये लोग जो एक रोमानी दुनिया में रह रहे हैं, उन लोगों को यथार्थ पे आने की आवश्यकता है। हाशिए, अच्छा इनका मेरा अपना विचार है कि इनको हम लोगों को कुछ नहीं, ये अपने आप हाशिए पे जा रहे हैं। बट नुकसान बहुत पहुंचाया इन्होंने, इनके इतिहास ने, इनकी सोच ने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो मेरे ख्याल में कि हमारे लखनऊ के रवि भट्ट जी जैसे जब तक अपना जो विचार देते रहेंगे, हम लोग सुरक्षित हैं। तो अच्छा ये बताइए, विक्रम संपत हैं, जे साई दीपक हैं, संजीव सान्याल हैं, ऐसे लोग जो अब लिख रहे हैं, वो मतलब JNU की भी वो रुमला थापर टाइप ऑफ हिस्टोरियंस आर इन ऑन द मार्जिन्स। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है, कोई विषय है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। होली काऊ बनाकर किसी चीज को नहीं रखा जा सकता। देश की नजरों से चुरा कर, आपको देश के लोगों की नजरों से चुरा कर गोपनीय तरीके से। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हाँ, अगर किसी के दिमाग में ये फितूर है कि धर्म के नाम पे भारतवर्ष का बंटवारा हुआ तो मुसलमान यहाँ से चले जाते, नहीं, वो गलत होगा। हमें जो हमारे भारतीय हैं वो हमारे हैं, चाहे वो कोई धर्म और जाति के हों, और वो हमारे हैं। तो हम लोगों को अपने अंदर से, और ये बाहर वाले आपके इन्हीं डिफरेंसेस को चौड़ा करेंगे। आप देखिए कि आप कैसे लाइन अपनी बड़ी कर सकते हो, या तो अपनी लाइन आप बड़ी कर लो या दूसरे की लाइन छोटी कर दो, उसमें टुकड़े कर दो। तो वो प्रयास चलता रहेगा। हम लोगों को, भारतीयों को ये करने की कोशिश है कि हम लोग एक साथ रहें। अच्छा, तो अपने देश के प्रति लोग अधिक जागरूक हों और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आए, देश के बारे में सोचें, तो क्या लगता है आपको कि मिलिट्री ट्रेनिंग इसके लिए कितनी जरूरी है? देखिए, मिलिट्री ट्रेनिंग एक कॉन्सेप्ट ये दिया था, हाँ, ये 1950 के दशक से शुरू हो गया, जबकि ये NCC का जी ऑप्शनल है वो तो। लेकिन वो मेरे ख्याल में ये जरूरी है, क्योंकि आप देखिए इस देश में आज भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी, जहां आप उसकी जात धर्म कुछ नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अब शायद कुछ होने लगा हो तो पता नहीं, मेरे समय में जवानों के लिए हुक्म था कि वो अपना जात नहीं लिखेंगे। हम जानते हैं कि ये यादव है या ये मिश्रा है या ये कुछ और है, हम लोग उसको, जो उसके रिकॉर्ड में नाम होता था उसका मोहन सिंह है। मोहन सिंह झिनकवान नहीं है, मोहन सिंह भंडारी नहीं है, मोहन सिंह है। उसका नाम कोई अगर आत्माराम है तो ये नहीं है कि वो आत्माराम यादव है, आत्माराम है। तो ये रखा गया, हमारे सरधर्म स्थल बनाए गए। जैसे कि मेरे ट्रूप्स ज़्यादातर सरदार हैं, तो मुझे आज भी अरदास पूरी अच्छी तरह आती है, आरती में मैं मदद के साथ गा सकता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्मी से रिलेटेड, ये ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, लेकिन परमानेंट मेरा ख्याल में अग्निवीर शायद उस स्टेप में एक डायरेक्शन में था, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव ही लोग भूले जा रहे हैं कि भाई वो नौकरी देने, फौज जो है नौकरी देने के लिए नहीं है, फौज एक कमिटमेंट देने वाली चीज़ है। फौज को नौकरी जो भी समझते हैं, नौकरी में तो ये सबसे बेकार नौकरी होगी, क्योंकि आपको सब कुछ ही मुश्किल में वहाँ पे होता है, लेकिन आपके अंदर एक गर्व पैदा होता है कि देश के लिए काम कर। वाह
हाँ, तो ये चीज़ जो है ये लाने की ज़रूरत है। ये एनसीसी का ऑब्जेक्टिव था। मेरे ख्याल में इसको और जिंजर अप करने की ज़रूरत है कि ये जो है ये, और इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए। ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप में जैसे पहले होता था, साउथ के लड़के भी आते थे, नॉर्थ के लड़के साउथ में जाते थे। ये चीज़ और ज़्यादा इस पे तवज्जो दी जानी चाहिए मेरे ख्याल में। तो परमानेंट जिसको कहा जाए कॉन्स्क्रिप्शन अगर आपके दिमाग में है, मेरे ख्याल में वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये करने लगे तो आपको इसी के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे। तो हम लोगों को ये एक ऐसा समाज है जहाँ आपको सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में अच्छा, और सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो अगर बच्चों में आपने ये एनसीसी के थ्रू ये भावना भर दी कि ये देश हमारा है, हम देश में एक हैं, तो शायद ये इसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। एंड इम्पोर्टेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब और एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ कि भाई तुम जो हो देश के लिए क्या कर सकते हो। क्या बात, जो जैसे कि कैनेडी ने बोला था ना, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, से व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये हमारा देश है, हम कहीं और नहीं वो हमें वो भूटानी बच्चे के बताया वैसा गर्व हमें धीमे धीमे करके लाने की जरूरत है, और वो तभी आएगा। इतिहास, सामाजिक समन्वय, तमिल संगमम टाइप ऑफ अगर ये होगा इस सब तरह से ये आपके भी देखिए आज भी हैं बॉम्बे में जितने दूध वाले हैं, जितने वो टैक्सी वाले हैं, कहाँ यूपी के हैं। आप कुरला में चले जाओ वही हैं सारे के सारे। आप गुजरात में चले जाओ जितने ट्रेड्समैन है वो सब यूपी के हैं, यूपी बिहार के हैं। तो ये जो है आप देखिए वो पंजाब की पूरी खेती बिहारियों की बदौलत है। बॉर्डर रोड्स का पूरा काम झारखंड और छत्तीसगढ़ के लेबर के ऊपर है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन है, इट इज हेल्पिंग, बट इट हैज टू बी स्ट्रेंथेंड एंड काइंड ऑफ जिसको कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। मित्रों, आज आत्मा की आवाज में हम बात कर रहे थे मेजर जनरल AK चतुर्वेदी से, और हम लोग जागरूक लोग हैं, आप भी जागरूक हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। हमें देश के बारे में सोचना है, हमें सचमुच देश को बहुत आगे लेकर जाना है, और वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर सेल्फ प्राइड हो, हमें स्वयं पर गर्व हो, अपने देश पर गर्व हो, अपनी संस्कृति पर गर्व हो, अपने सिस्टम पर गर्व हो। आलोचना करें लेकिन स्वस्थ आलोचना करें। कहीं आलोचना करते करते हम उस रास्ते पर न चले जाएं जो शायद कॉम्प्लेक्स रास्ता है जिससे वापसी न हो सके। तो हम सब मिलकर इस बार 26 जनवरी पर ये प्रण लेते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल चतुर्वेदी आत्मा की आवाज में आने के लिए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट को देखने के लिए। मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। याद रखिएगा, आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। पूरी टीम की ओर से नमस्कार, जय हिंद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।